गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था यंग का द्विस्लिट प्रयोग और उसमें फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना। उसी से आगे आज का अपना जो टॉपिक होगा वो है व्यतिकरण में तीव्रता वितरण। पर्दे पर जो फ्रिंजें बनती हैं उनकी तीव्रता जो है वो कितनी होती है और किस प्रकार से जो है पर्दे पर तीव्रता फैलती है। और दूसरा है श्वेत प्रकाश से व्यतिकरण। यदि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश स्रोत काम में लिया जाए तो व्यतिकरण प्रतिरूप किस प्रकार बनता है, पर्दे पर फ्रिंजें किस प्रकार बनती हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक है व्यतिकरण में तीव्रता वितरण। देखिए व्यतिकरण अपन ने पढ़ा था तो वो दो प्रकार का पढ़ा था। एक तो था संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा अपन ने पढ़ा था विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण को जो है दो भागों में बांट के रखते हैं, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। देखिए संपोषी व्यतिकरण में जो है गणितीय विश्लेषण देखा था व्यतिकरण का, तो उसमें अपन ने देखा था संपोषी व्यतिकरण में परिणामी जो तीव्रता और आयाम होता है, परिणामी आयाम वो तो कितना होगा, प्रारंभिक आयाम का दुगुना। और परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता जो होती है वो प्रारंभिक तीव्रता की 4 गुनी होती है, 4I0। यदि आपका व्यतिकरण कौन सा है, संपोषी व्यतिकरण है। और वहां पर फ्रिंज कैसी बनेगी, आपकी प्रदिश फ्रिंज बनेगी। इसी तरह से यदि विनाशी व्यतिकरण हो तो परिणामी आयाम तो क्या होगा, परिणामी आयाम होगा 0। इसी तरह से परिणामी तीव्रता भी क्या होगी, 0। 0 इसलिए होती है क्योंकि कला संबंध स्रोत अलग अलग प्राप्त कर नहीं सकते, इसलिए दोनों अध्यारोपित होने वाले दोनों तरंगों का आयाम जो है वो समान होता है। और आयाम अगर समान होता है तो संपोषी व्यतिकरण में आयाम दुगना और विनाशी में 0। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की 4 गुनी और विनाशी में पूर्णतः 0 होती है। तो अगर अब इससे आगे जो है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में देखा कि सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, तो समान चौड़ाई की बनेगी और सभी प्रदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होगी, सभी अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होगी। तो पर्दे पर अगर इनको देखें, तीव्रता का वितरण जो देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। मान लिया इस अक्ष पर तो जो है वो आप कलांतर ले लेते हैं। मान लिया यहां पर तो फाई है कलांतर। अगर तीव्रता वितरण कलांतर के साथ देखें और मान लिया यहां पर जो है वो तीव्रता है, पर्दे पर जो फ्रिंजें बन रही हैं उनकी तीव्रता किस प्रकार से वितरित होगी। तो देखिए मान लिया जैसे यहां कलांतर 0 है, ये पाई सेम डिफरेंस पे ले लेंगे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, इस तरह से जो है वो कलांतर चलता जाएगा। अब देखो अगर व्यतिकरण आपका संपोषी व्यतिकरण है तो इसमें आपने क्या पढ़ा था कि कलांतर जो है वो पाई का क्या होना चाहिए, समगुणज 2n पाई के रूप में हो, यानी कि आपका कलांतर हो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, कुछ इस तरह से हो तो संपोषी व्यतिकरण होगा। या अगर पथांतर की बात करें तो पथांतर क्या था, n लैम्डा, यानी कि लैम्डा का पूर्ण गुणज, या तो 0 हो या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, डॉट डॉट। इस तरह से अगर पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज हो या कलांतर पाई का सम गुणज हो तो संपोषी व्यतिकरण होगा। इसी तरह से विनाशी व्यतिकरण में क्या देखा था कि यदि कलांतर जो है वो पाई का विषम गुणज हो, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 6 पाई हो, इस तरह से पाई का विषम गुणज हो तो आपका व्यतिकरण जो है वो विनाशी व्यतिकरण होता है। तो 2n-1 पाई के रूप में हो। इसको आप लिख सकते हैं पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, डॉट डॉट, इस तरह से पाई का विषम गुणज हो तो विनाशी व्यतिकरण होगा। और अगर पथांतर की बात करें तो पथांतर क्या था, 2n-1 लैम्डा बाई 2, यानी कि पथांतर जो है वो लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज हो तो उस स्थिति में आपका विनाशी व्यतिकरण होता है। जैसे आपका लैम्डा बाई 2 हो, 3 लैम्डा बाई 2 हो, 5 लैम्डा बाई 2 हो, कुछ इस तरह से अगर पथांतर है तो विनाशी व्यतिकरण होगा। तो पहला तीव्रता वितरण अपन देखते हैं कलांतर के साथ, कि मान लिया कलांतर ये हो तो तीव्रता वितरण किस प्रकार से होगा। तो देखो इस पॉइंट पर जब कलांतर 0 हो आपका कौन सा व्यतिकरण होगा, कलांतर 0 हो तो संपोषी व्यतिकरण होगा, यानी कि तीव्रता अधिकतम होगी। तो यहां पर तो तीव्रता का मान
अधिकतम होगा। मान लिया जैसे ये मैक्सिमम तीव्रता है, इन पॉइंट्स पर जो है वो तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की 4 गुनी है, तो यहां पर समपोषी व्यतिकरण होगा और तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की 4 गुनी होगी। फिर कालांतर है पाई, और पाई कालांतर कहां आ रहा है? विनाशी व्यतिकरण में, यानी कि आयाम या तीव्रता कितना होगा? 0। तो पाई पर जो है वो तीव्रता कितनी होगी? 0। आपका पॉइंट आ जाएगा यहां पर। इसी तरह से फिर 2 पाई वापस कंडीशन आ गई समपोषी व्यतिकरण की। समपोषी व्यतिकरण की आगे तो यहां पर तीव्रता अधिकतम होगी। फिर 3 पाई पर विनाशी व्यतिकरण होगा न्यूनतम, 4 पाई पर वापस समपोषी व्यतिकरण होगा अधिकतम, 5 पाई पर न्यूनतम 0, 6 पाई पर वापस समपोषी व्यतिकरण अधिकतम, इसी तरह 7 पाई पर 0, 8 पाई आएगी उस पर अधिकतम। तो इस तरह से जो है तीव्रता बनेगी। तो इसका अगर ग्राफ देखें तो वो सतत रूप से परिवर्तित होती है और कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। तीव्रता वितरण का जो ग्राफ होगा वो कालांतर के साथ इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि आप ये तीव्रता वितरण देखें पथांतर के साथ, कि मान लिया जो है पथांतर के साथ अगर अपने को खींचना हो तो आप पथांतर के साथ भी बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं। इस अक्ष पर ले लेते हैं मान लिया पथांतर, और इस अक्ष पर ले लेते हैं तीव्रता, जो कितनी होगी? प्रारंभिक तीव्रता की 4 गुनी अधिकतम स्थिति पर होगी और न्यूनतम स्थिति पर 0 होगी। मान लिया यहाँ पर पथांतर जो है वो 0 है, इसको λ/2 में भी लेना होगा तो 0 λ/2, लैम्डा 3 λ/2, 2 लैम्डा, 5 λ/2, 3 लैम्डा, 7 λ/2, इस तरह से जो है वो पथांतर ले लेते हैं। तो देखो जब लैम्डा का पूर्ण गुणज होगा तो आपका समपोषी व्यतिकरण होगा पथांतर, और जब पथांतर λ/2 का विषम गुणज होगा तो विनाशी व्यतिकरण होगा। यानी कि इन बिंदुओं पर 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इन बिंदुओं पर समपोषी व्यतिकरण, और λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, इन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण होगा। तो मान लिया जैसे ये तीव्रता मैक्सिमम है तो यहाँ तो अधिकतम तीव्रता होगी, यहाँ पर न्यूनतम विनाशी व्यतिकरण के कारण 0 होगी, यहाँ फिर वापस अधिकतम 3 λ/2 पर 0, 2 लैम्डा पर समपोषी व्यतिकरण होगा, वापस अधिकतम 5 λ/2 पर न्यूनतम, 3 लैम्डा पर जो है वो वापस अधिकतम समपोषी व्यतिकरण के कारण, 7 λ/2 पर विनाशी व्यतिकरण के कारण न्यूनतम। तो तीव्रता का जो वितरण है अगर पथांतर के साथ देखें तो वो इस तरह से आएगा। तो इस तरह से तीव्रता वितरण होता है। ये है पथांतर के साथ, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर आई का मान जो है वो मैक्सिमम है और वो कितना है? प्रारंभिक तीव्रता का 4 गुना, और यहाँ पर जो है आई का मान मिनिमम है और वो कितना है? प्रारंभिक तीव्रता का, प्रारंभिक तीव्रता तो आई 0 होगी, लेकिन ये यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण में न्यूनतम 0 ही होगी। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ तीव्रता मैक्सिमम है और वो प्रारंभिक तीव्रता की 4 गुनी है, लेकिन यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण वाला है तो यहाँ तीव्रता का मान मिनिमम होगा और वो कितना होगा? 0 होगा। तो इस तरह से जो है आप तीव्रता वितरण कालांतर या पथांतर दोनों में किसी के साथ भी आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी समपोषी व्यतिकरण के बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और सभी विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम 0 होती है। देखिए ये जो ग्राफ आते हैं वो सतत होते हैं, धीरे धीरे तीव्रता का मान कम होता है और न्यूनतम होने के बाद में धीरे धीरे तीव्रता का मान बढ़ता है। अगर यही ग्राफ आप इस तरह से बना दोगे तो ये बिल्कुल गलत होंगे, ये असतत होंगे। तो इस तरह से अपने को असतत नहीं बनाना है, ऐसे ग्राफ नहीं ड्रॉ करने हैं, इस तरह के ग्राफ बनाने हैं, क्योंकि सतत तीव्रता वितरण इसमें होता है। तो ये था आज का अपना पहला टॉपिक, व्यतिकरण में तीव्रता वितरण। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है श्वेत प्रकाश से व्यतिकरण। अगर आप जो है एकवर्णीय प्रकाश स्रोत जो अपने व्यतिकरण की कंडीशन है उसमें एकवर्णीय प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश स्रोत काम में ले लें, ऐसा प्रकाश स्रोत काम में ले लें जो 7 रंगों 7 तरंगदैर्ध्यों से मिलकर बना होता है। सूर्य या किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश काम में लें, सूर्य से आने वाला प्रकाश काम में लें, तो व्यतिकरण में जो है वो तीव्रता वितरण किस प्रकार होगा, व्यतिकरण में जो फ्रिंजें बनेंगी वो किस प्रकार से बनेंगी वो देखते हैं। तो देखिए मान लिया जैसे ये यंग का द्विसलिट प्रयोग है, यहां पर आप एकवर्णीय प्रकाश स्रोत रखते हैं,
उसके स्थान पर ले लेते हैं श्वेत प्रकाश स्रोत, श्वेत प्रकाश स्रोत। ये दोनों स्लिट हैं S1 और S2। इससे कुछ दूरी के ऊपर जो है अपन पर्दा लगा देते हैं, तो ये पर्दा है और ये मान लिया गत्ता है जो प्रकाश को अवरुद्ध करने के काम आता है। और ये वाला क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर व्यतिकरण होता है। तो देखिए यहां से श्वेत प्रकाश जो है वो तरंगाग्र बनाता हुआ आगे की ओर बढ़ता है और तरंगाग्र का जो तरंगाग्र पर गत्ते से जाकर टकराता है वो दो भागों में पारगमित होगा, एक S1 स्लिट से और एक S2 स्लिट से। इन दोनों से श्वेत प्रकाश आता हुआ मध्य वाले भाग में अध्यारोपित होगा, अध्यारोपित होगा तो पर्दे पर तीव्रता वितरण या फ्रिंजें बनती हैं। तो केंद्र वाले भाग में तो जो है वो कौन सी फ्रिंज बनेगी? केंद्रीय फ्रिंज बनेगी। तो मान लिया यहां पर ये केंद्रीय फ्रिंज है। देखिए केंद्रीय फ्रिंज जो बनेगी तो S1 स्लिट से और S2 स्लिट से आने वाला प्रकाश समान दूरी तय करता हुआ आता है, चाहे वो किसी भी रंग का, लाल रंग का हो, बैंगनी रंग का हो, पीले रंग का हो, सब समान दूरी तय करते हुए आ रहे हैं। यानी कि प्रत्येक प्रकाश के लिए पथांतर का मान क्या होगा? केंद्रीय फ्रिंज के लिए 0। और जब पथांतर 0 होगा तो व्यतिकरण कौन सा होना है? समपोषी व्यतिकरण। यानी कि केंद्रीय बिंदु जो है वहां पर तो सभी फ्रिंजेस समपोषी व्यतिकरण दर्शाएंगी, तो सभी रंग उपस्थित होंगे। सभी रंग उपस्थित होंगे तो केंद्रीय फ्रिंज कैसी बन जाएगी? आपकी श्वेत बन जाएगी। अगर आप श्वेत प्रकाश स्रोत काम में ले रहे हैं तो केंद्रीय फ्रिंज कैसी बनेगी? श्वेत फ्रिंज बनेगी। तो मान लिया जैसे ये केंद्रीय फ्रिंज है और श्वेत बन गई है। अब इसके पास में जो दूसरी फ्रिंज बनेगी वो कैसी बनेगी? ये देखने वाली बात है कि केंद्रीय फ्रिंज के पास में जो है वो दूसरी फ्रिंज कौन सी बनेगी, किस रंग की बनेगी? तो देखिए श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश जो है आपका 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे बेजानी है पेनाला के नाम से अपन याद रखते हैं। बेजानी है पी ना और ला, इन 7 रंगों को इस तरह से याद रखते हैं। ये बैंगनी है, ये जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग हैं जिनसे मिलकर ये प्रकाश अपना बना होता है। तो देखिए सबसे कम छोटी तरंगदैर्ध्य जो है वो किसकी होती है? बैंगनी रंग की, लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम। 3800 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश होता है बैंगनी। और सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य जो है वो आपकी लाल रंग की तरंगदैर्ध्य होती है, जिसका तरंगदैर्ध्य है जो है वो लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो देखो अब सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग का है और सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य लाल रंग का है। बाकी रंग इस क्रम में बढ़ते जाएंगे तरंगदैर्ध्य इनका। तो अगर केंद्रीय फ्रिंज से थोड़ा ऊपर की तरफ चले या थोड़ा नीचे की तरफ चले तो पथांतर उत्पन्न होगा। जैसे बात करें इससे थोड़ा ऊपर की ओर, यहां की बात करें तो ये प्रकाश तरंग, यहां से जो आने वाली प्रकाश तरंग है वो कम दूरी चलेगी और इसकी दूरी जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि अंतर आएगा। और वो अंतर आप किस में नापते हैं? पथांतर डेल में नापते हैं। तो सबसे पहले विनाशी व्यतिकरण यानी λ/2 का पथांतर उत्पन्न कौन सा रंग करेगा? जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा तरंगदैर्ध्य किसका है? बैंगनी रंग का। यानी कि सबसे पहले केंद्रीय फ्रिंज के बाद में विनाशी व्यतिकरण अगर दर्शाता है तो वो कौन से रंग दर्शाएंगे? ये ऊपर वाले छोटी तरंगदैर्ध्य वाले रंग दर्शाएंगे। तो लाल रंग नहीं दर्शाएगा, या नीचे वाले बड़ी तरंगदैर्ध्य वाले रंग नहीं दर्शाएंगे। तो केंद्रीय फ्रिंज के पास में जो है ये आपके बैंगनी, जामुनी, नीला, इन रंगों की तीव्रता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये λ/2 पथांतर के पास पहुंच जाते हैं। तो फिर अधिकता किसकी होगी? लाल रंग, नारंगी रंग। तो जो केंद्रीय श्वेत प्रकाश की फ्रिंज है उसके चारों तरफ कैसे प्रकाश की फ्रिंज हो जाएगी? हल्का लाल रंग जो है वो फैल जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाले रंग जो है पहले विनाशी व्यतिकरण दर्शाएंगे, तो फिर लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बड़े होने के कारण ये विनाशी व्यतिकरण नहीं दर्शा पाता है। तो सबसे पहले जो है छोटी तरंगदैर्ध्य वाले रंग विलुप्त होंगे। इसका मतलब कैसी फ्रिंज बन जाएगी? लाल रंग की फ्रिंज बनेगी, केंद्रीय श्वेत। केंद्रीय श्वेत फ्रिंज के पास में जो है हल्के लाल रंग की फ्रिंज बन जाती है। और फिर उसके आगे जो है वो अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्पष्ट आप नहीं कर पाते कि कौन से रंग की बन जाती है, क्योंकि एक दूसरे में वो अध्यारोपित होकर विलोपित सी हो जाती हैं। साफ स्पष्ट कोई रंग दिखाई नहीं देता है। तो केंद्रीय फ्रिंज बनती है और उसके पास में जो है लाल रंग की फ्रिंज, हल्के लाल रंग की फ्रिंज बनती है, क्योंकि उनमें इन रंगों का भी थोड़ा सा सहयोग होता है। उसके बाद में आगे के रंग जो है वो अस्पष्ट होते हैं।
तो अगर केंद्रीय फ्रिंज, अगर आप प्रकाश स्रोत, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश स्रोत काम में ले लेंगे तो यंग के द्विचलित प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज तो जो है वो श्वेत ही बनेगी, लेकिन उसके पास में जो है वो हल्के लाल रंग की फ्रिंज बनती है और फिर आगे के रंग जो है वो अस्पष्ट बनते हैं। इस प्रकार से जो है अगर श्वेत प्रकाश काम में लिया जाए तो फ्रिंजें जो है वो इस रंग की इस प्रकार से बनती हैं। अब देखिए, अगर आप यंग के द्विचलित प्रयोग को वायु से किसी माध्यम में डुबो दें, मान लो जैसे यंग के द्विचलित प्रयोग को अगर आप निर्वात में दोहरा रहे हैं, यंग का द्विचलित प्रयोग निर्वात में कर रहे हैं, तो फ्रिंज चौड़ाई आप लेते हैं बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। अगर इसे ही जो है म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबो दिया जाए, यंग के द्विचलित प्रयोग को वायु से अगर म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा? फ्रिंज चौड़ाई किस प्रकार परिवर्तित होगी, यह अपने को देखना है। कि मान लिया कोई यंग का द्विचलित प्रयोग है, उसको वायु में आप कर रहे हैं, वायु के स्थान पर उसको उठा करके जल में रख दिया या किसी और माध्यम में, अगर पारदर्शी माध्यम में रख देते हैं तो फिर फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो यहां पर कैपिटल डी जो है वो तो है गत्ते व पर्दे के मध्य की दूरी, तो ये तो अपरिवर्तित होगी चाहे आप किसी भी माध्यम में इसको डुबो लें। और डी है स्लिटों के मध्य की दूरी, तो ये भी अपरिवर्तित रहेगी। तो फिर परिवर्तित कौन होगा? केवल प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। मान लो जैसे वायु या निर्वात से उसको आपने किस में रख दिया? म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया, तो जो है ये तरंगदैर्ध्य किस प्रकार परिवर्तित होगा। अपने को पता है आवृत्ति न्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। प्रकाश की जो आवृत्ति है वो प्रकाश के वेग और उसके तरंगदैर्ध्य के अनुपात के रूप में होती है। तो आप इसमें मान लो जैसे निर्वात के लिए देखें तो ये C0 और ये मान लो कितना है? लैम्डा 0 है निर्वात के लिए। अब इसे अगर पानी में डुबो दिया जाए, देखो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग बदल जाता है, तरंगदैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, क्योंकि माध्यम के कणों में अनुनाद से ही जो है वो कंपन होता है और कंपन आगे की ओर बढ़ता है, इसलिए प्रकाश की जो आवृत्ति है वो अपरिवर्तित रहती है। तो यदि जल में या किसी माध्यम में डुबो दें तो माध्यम के लिए क्या होगा? देखो अगर माध्यम में डुबो दिया जाएगा तो आवृत्ति वही रहेगी। मान लिया आपका प्रकाश का वेग c हो जाता है और तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो जाता है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित होगी। तो दोनों को अगर आप बराबर ले लें, यानी कि C0 अपॉन लैम्डा 0 बराबर आ जाएगा C अपॉन लैम्डा, तो आपका जो है वो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर होगा C अपॉन C0 इंटू लैम्डा 0। आप इसको कुछ इस तरह से लिखें, लैम्डा 0 बटे C0 बटे C। निर्वात में वेग बटे माध्यम में वेग क्या हो जाएगा? माध्यम का अपवर्तनांक, तो आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा 0 बटे म्यू। ठीक है, तो तरंगदैर्ध्य कितना परिवर्तित हो जाएगा? म्यू गुणा जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर निर्वात में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी है, तो निर्वात के लिए मान लो जैसे प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लैम्डा है तो वो तो लैम्डा में रहेगा। ये है अगर फ्रिंज चौड़ाई। तो अगर माध्यम ले लेंगे तो माध्यम में जो फ्रिंज चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी? लैम्डा जो है वो म्यू 0 गुणा कम हो जाता है, तो माध्यम में जो है आपका हो जाएगा लैम्डा डी अपॉन म्यू डी, यानी कि म्यू गुणा जो है वो
फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाती है यदि आप इसको किसी माध्यम में डुबो दें। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर द्विस्लिट प्रयोग को निर्वात से किसी माध्यम में रख दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फ्रिंज चौड़ाई जो है उस माध्यम के अपवर्तनांक के जितने गुना कम हो जाती है। ठीक है, तो अब आगे जो अपना टॉपिक है वो है विवर्तन। तो विवर्तन शुरू करें उससे पहले जो है आज की क्लास में अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो इस व्यतिकरण से संबंधित हैं। व्यतिकरण से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर विवर्तन जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, आप ध्यान से सुनना। देखो पहला क्वेश्चन है कि मान लिया व्यतिकरण में, एग्जाम्पल नंबर पहला है व्यतिकरण में जो आप प्रकाश प्रयुक्त कर रहे हैं उन प्रयुक्त प्रकाश के आयामों का अनुपात A1/A2, आयामों का अनुपात जो है वो 3:2 है। व्यतिकरण हो रहा है और व्यतिकरण में जो आप तरंगे काम में ले रहे हैं उन तरंगों के आयामों का अनुपात जो है वो 3:2 है। तो अपने को ज्ञात करना है अधिकतम आयाम व तीव्रता तथा न्यूनतम आयाम व तीव्रता का अनुपात। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है कि जो प्रकाश आप प्रयुक्त कर रहे हैं उस प्रयुक्त प्रकाश के आयामों का अनुपात जो है वो 3:2 है। यदि व्यतिकरण हो रहा है तो व्यतिकरण में जो है अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम का अनुपात क्या होगा, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा। यानी कि अपने को ज्ञात करना है A मैक्सिमम बटे A मिनिमम का मान क्या होगा और I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो क्या होगा, ये अपने को ज्ञात करना है। तो व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण में अपन ने पढ़ा था आयाम मैक्सिमम कब होगा, जब व्यतिकरण आपका समपोषी होता है, और आयाम न्यूनतम कब होता है, जब व्यतिकरण आपका विनाशी होता है। तो इनका जो रेशियो आएगा, अधिकतम आयाम तो क्या होगा A1 प्लस A2, अध्यारोपित होने वाले दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर, और न्यूनतम क्या होता है, अध्यारोपित होने वाले तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। तो A1 प्लस A2 बटे A1 माइनस A2, यह अनुपात आ जाएगा मैक्सिमम और A मिनिमम का। दोनों में से जहां आप A2 को कॉमन कर लें तो यह आ जाएगा A1 बटे A2 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा A1 बटे A2 माइनस 1। इसमें भी A2 को बाहर ले लें और इसमें भी A2 को बाहर ले लें, A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका A1 बटे A2 प्लस 1 और A1 बटे A2 माइनस 1, A मैक्सिमम और A मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात। तो A1 बटे A2 का मान अपने को दे रखा है 3/2, तो 3/2 प्लस 1, 3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 1/2, यानी रेशियो आ जाएगा 5:1। अधिकतम A मैक्सिमम और A मिनिमम का जो रेशियो आया वो 5/1। तो 5:1 जो है वो अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात होगा। अब अपने को ज्ञात करना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो देखो समकोषी व्यतिकरण में I मैक्सिमम होती है और I मैक्सिमम का मान कितना होता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम का मान क्या होता है तीव्रताओं के रूप में, I मिनिमम माइनस I मैक्सिमम का होल स्क्वायर, ये तीव्रताओं का अनुपात होता है। लेकिन अपने को मान किस में दे रखा है, आयाम के पदों में दे रखा है। तो आप इसको अगर आयामों के पदों में लिखें तो आयामों के पदों में देखो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम का जो अनुपात होता है वो होता है A मैक्सिमम का होल स्क्वायर और A मिनिमम का होल स्क्वायर, क्योंकि आयाम के स्क्वायर के अनुपात के बराबर ही होता है। तो A मैक्सिमम बटे A मिनिमम जो अपने को दे रखा है इसको आप लिख सकते हैं A मैक्सिमम बटे A मिनिमम का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 5/1 का होल स्क्वायर।
यानी कि 25/1। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो 25/1 के रूप में आता है। तो इस तरह से अगर अपने को तीव्र अनुपात, आयामों के अनुपात दे रखे हों, तीव्रताओं और अधिकतम और न्यूनतम आयामों और अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात अगर अपने को पूछे तो आप इस तरह से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो देखो, यंग का द्विस्लिट प्रयोग से संबंधित ये एग्जाम्पल है। मान लिया किसी यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर जो है वो फ्रिंजें बन रही हैं और उन फ्रिंजों में अगर आप प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 6600 एंगस्ट्रॉन प्रयुक्त करें, अगर प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 6600 एंगस्ट्रॉन लें तो जहां पर व्यतिकरण हो रहा है, मान लो जैसे इतनी दूरी पर जो है वो तीव्रता वितरण हो रहा है, तो यहां पर फ्रिंजें बनेंगी इस तरह से, प्रदीप्त अदीप्त प्रदीप्त अदीप्त। तो ये दे रखा है कि इसके अंदर अगर ऐसा व्यतिकरण, ऐसा प्रकाश आप काम में ले रहे हैं जिसका तरंगदैर्ध्य 6600 एंगस्ट्रॉन है, तो फ्रिंजें जो है वो कितनी बन रही हैं व्यतिकरण क्षेत्र में? 60 फ्रिंजें बनती हैं व्यतिकरण क्षेत्र में। व्यतिकरण क्षेत्र निश्चित होता है कि मान लीजिए जैसे ये अपन ने गत्ता लिया, ये स्रोत है और यहाँ पर्दा है, तो पर्दे पर इतनी दूर में प्रकाश पहुंच रहा है, तो ये व्यतिकरण क्षेत्र है। तो यहां अध्यारोपण के कारण पर्दे पर यहां इतनी दूरी में फ्रिंजें बन रही हैं, तो ये एरिया जो है, ये क्षेत्रफल जो है वो निश्चित होता है। ये आप तरंगदैर्ध्य कम ज्यादा ले लें तो उस पर निर्भर नहीं करता है, आप तरंगदैर्ध्य छोटा लें चाहे बड़ा लें, जितनी दूरी में फ्रिंजें बन रही हैं वो उतनी दूरी में बनेंगी। बड़ी बन रही हैं तो कम बन जाएंगी, छोटी बन रही हैं तो ज्यादा बन जाएंगी। तो कुछ इस तरह से आज का ये अपना जो क्वेश्चन है वो है कि यदि आप 6600 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश प्रयुक्त कर रहे हैं तो 60 फ्रिंजें बनती हैं। यदि आप प्रकाश जो है वो 4400 एंगस्ट्रॉन का प्रयुक्त करें तो कितनी फ्रिंजें बनेंगी, फ्रिंजों की संख्या क्या होगी, वो अपने को ज्ञात करनी है। तो देखिए व्यतिकरण का जो क्षेत्र है वो निश्चित है। मान लिया जैसे आप λ1 तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त करते हैं तो जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो मान लिया β1 प्राप्त होती है, β1 प्राप्त होगी। और मान लिया λ2 का तरंगदैर्ध्य काम में लें तो फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो मान लिया β2 प्राप्त होती है। अगर λ1 वाले प्रकाश में 60 फ्रिंजें बन रही हैं तो 60 फ्रिंजों का क्षेत्र क्या आ जाएगा? व्यतिकरण क्षेत्र जो है 60 फ्रिंजों के लिए मान लो जैसे A1 से अगर इसको दर्शाएं तो वो कितना हो जाएगा? एक फ्रिंज की चौड़ाई इंटू 60 फ्रिंज। अब मान लो अगर आप λ2 का प्रकाश 4400 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश प्रयुक्त करते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा हो जाती है। तो इस स्थिति में व्यतिकरण क्षेत्र कितना आ जाएगा? मान लो फ्रिंजें n फ्रिंजें बन रही हैं तो n इंटू β2 ये हो जाएगा। लेकिन व्यतिकरण क्षेत्र बराबर होता है तो दोनों का आप बराबर रख दो, यानी कि व्यतिकरण तो जो है आप कितना ही अलग अलग तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त करें, जितनी दूरी में फ्रिंजें बनती हैं उतनी ही दूरी में बननी है। तो A1 बराबर आप A2 रखें तो 60 β1 बराबर n β2। अब बीटा का मान रखें तो 60 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, तो λ1 आ जाएगा यहाँ पर और ये n λ2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। गत्ते और पर्दे के मध्य की दूरी और स्लिटों के मध्य की दूरी जो है परिवर्तित रहेगी, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल d से स्मॉल d कैंसिल हो जाएगा, यानी n λ2 बराबर आ जाएगा 60 λ1। तो अपने को n का मान ज्ञात करना है तो n बराबर हो जाएगा 60 λ1 बटे λ2। तो 60 इंटू λ1 का मान है अपने पास 6600 एंगस्ट्रॉन बटे 4400 एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन से एंगस्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 60 इंटू 2 और 3, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 3, यानी कि कितनी फ्रिंज आ जाएंगी? 90 फ्रिंज। यदि आप 6600 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश प्रयुक्त करते हैं और 60 फ्रिंजें बनती हैं, अब यदि 6600 एंगस्ट्रॉन के स्थान पर आप प्रकाश जो है वो 4400 एंगस्ट्रॉन का प्रयुक्त करेंगे तो कितनी फ्रिंजें बन जाएंगी? 90 फ्रिंजें बनेंगी। ज्यादा क्यों बने? क्योंकि आप तरंगदैर्ध्य छोटा ले रहे हैं, तरंगदैर्ध्य छोटा लेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा के समानुपाती होती है। तो जितना बड़ा तरंगदैर्ध्य होगा फ्रिंज उतनी मोटी बनेगी, मोटी बनेगी तो कम बनेगी। तो 6600 एंगस्ट्रॉन के प्रकाश प्रयुक्त करने पर 60 फ्रिंजें बनेंगी,
तो 4400 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश आप प्रयुक्त करेंगे तो उस स्थिति में 90 फ्रिंजें बनेंगी। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो है कि आप यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, मान लीजिए जैसे यंग का द्विस्लिट प्रयोग है और इस यंग के द्विस्लिट प्रयोग में ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत काम में ले रहे हैं, ये मान लो स्लिटें हैं S1 और S2 और ये मान लिया यहां पर गत्ता है। तो देखिए आप जो है वो दो द्विवर्णीय प्रकाश काम में लेते हैं जिसमें एक तरंग दैर्ध्य जो है वो है 6200 एंगस्ट्रॉन का और एक तरंग दैर्ध्य जो है वो है 4800 एंगस्ट्रॉन का। ये दो तरंग दैर्ध्यों का प्रकाश जो है वो आप काम में लेते हैं और स्लिटों के मध्य की जो दूरी है वो मान लिया 2 मिलीमीटर है। स्लिटों के मध्य की दूरी कितनी है? 2 मिलीमीटर है और गत्ते तथा पर्दे के मध्य की जो दूरी है वो मान लिया 1 मीटर है। ये अपने को दे रखा है कि मान लिया एक यंग का द्विस्लिट प्रयोग है, उसमें दो वर्णीय प्रकाश काम में लेते हैं, दो रंगों वाला प्रकाश काम में लेते हैं। एक रंग का तरंग दैर्ध्य 6200 एंगस्ट्रॉन है और एक रंग का तरंग दैर्ध्य 4800 एंगस्ट्रॉन है। स्लिटों के मध्य की दूरी 2 मिलीमीटर हो और पर्दे और गत्ते के मध्य की दूरी जो है वो 1 मीटर हो तो केंद्रीय फ्रिंज के पश्चात, ये केंद्रीय फ्रिंज है, यहां पर दोनों प्रकाशों की फ्रिंज एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी, तो केंद्रीय फ्रिंज के पश्चात वो कौन से नंबर की फ्रिंजें होंगी जो पुनः अध्यारोपित होंगी। दोनों प्रकाशों के कारण, दोनों अलग अलग तरंगदैर्ध्यों का जो प्रकाश है वो पर्दे पर फैलता है तो अलग अलग प्रकाश के लिए अलग अलग प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। तो दोनों के लिए ही यहां पर प्रदीप्त फ्रिंज होगी, प्रदीप्त फ्रिंज बनेगी, लेकिन इसके पश्चात दोनों की अलग अलग जगह प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती जाएंगी क्योंकि मोटाई अलग अलग होगी। तो वो कौन सा बिंदु होगा केंद्रीय फ्रिंज से, वह न्यूनतम दूरी अपने को ज्ञात करनी है, न्यूनतम दूरी जहां पर पुनः केंद्र प्रदीप्त फ्रिंज अध्यारोपित हों। प्रदीप्त फ्रिंज जो है वो अध्यारोपित हों। एक बार फिर से समझ लो, देखो क्या है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग है, उसमें आप द्विवर्णीय प्रकाश काम में लेते हैं जिसके तरंग दैर्ध्य 6200 एंगस्ट्रॉन और 4800 एंगस्ट्रॉन है। स्लिटों के मध्य की दूरी 2 मिलीमीटर है और गत्ता जो है वो पर्दे से 1 मीटर की दूरी पर है। तो अपने को केंद्रीय बिंदु से वह न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है जहां पर प्रदीप्त फ्रिंजें पहली बार संपाती हों, यानी एक दूसरे के ऊपर बनती हों। तो देखो अगर संपाती होती हैं तो दोनों के लिए ये जो दूरी है वो समान होगी। तो मान लो ये दूरी कितनी है? y है। तो λ1 तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए मान लो जो दूरी है y वो क्या आ जाएगी? n λd अपॉन स्मॉल d, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई के ऊपर निर्भर करेगी। जैसे मान लो कि n फ्रिंजें बन रही हैं, n1 फ्रिंजें बन रही हैं, तो n1 और β1 ये दूरी, एक फ्रिंज की मोटाई इंटू फ्रिंजों की संख्या, तो टोटल दूरी आ जाएगी। इसी तरह से λ2 तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए क्या होगा? आप लिख सकते हैं y बराबर n2। मान लो इसकी जो है 4800 एंगस्ट्रॉन वाले प्रकाश की जो है वो n2 फ्रिंजें बनती हैं, तो n2 इंटू β2। अब अगर ये अध्यारोपित होती हैं, यहां पर अध्यारोपित होती हैं, तो दोनों के लिए दूरी क्या होगी? समान होगी। तो आप n1 β1 बराबर लिख देंगे n2 β2। β1 और β2 का मान रखें तो n1 λ1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d बराबर n2 λ2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। d से d कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल D से कैपिटल D कैंसिल हो जाएगा, यानी कि n1 और n2 का जो है वो आप आसानी से रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। n1 बटे n2 बराबर क्या होगा? λ2 बटे λ1, जो क्या हो जाएगा? ये दे रखा अपने को 6200 एंगस्ट्रॉन बटे 4800 एंगस्ट्रॉन। दो जीरो से जीरो कट जाएंगी और ये 3 1 और ये 2 4। एक देखो, एक फ्रिंज होगी 31वीं और दूसरे प्रकाश की जो फ्रिंज होगी वो होगी 24वीं, अगर 6200 एंगस्ट्रॉन बटे 4800 एंगस्ट्रॉन करते हैं तो इन दोनों का आपने को अनुपात प्राप्त हुआ
तो n1 का जो मान है वो आप लिख सकते हैं 31वीं फ्रिंज और n2 का अनुपात जो है वो है 24वीं फ्रिंज। फिर दोबारा अध्यारोपित कब होंगी, इसको 2 से गुणा कर दो, 62वीं फ्रिंज, इसकी 62वीं और इसकी 48वीं, और फिर अगली 3 से गुणा कर देंगे तो इसकी 93वीं और इसकी 2 7 72वीं फ्रिंज अध्यारोपित होंगी। इस तरह से जो है ये अनुपात चलता जाएगा। तो अपने को जो न्यूनतम अनुपात ज्ञात करना है तो न्यूनतम जो है वो 31:24 होगा। तो कितनी दूरी पर y का मान ज्ञात करें कि कितनी दूरी पर जो है वो अध्यारोपित होंगी, केंद्रीय फ्रिंज से कितनी दूरी पर जाकर वो अध्यारोपित होंगी। तो देखो y बराबर n1 बीटा 1 से निकालो या y बराबर n2 बीटा 2, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो y बराबर आ जाएगा n1 लैम्डा 1 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो n1 का मान कितना है 31, लैम्डा 1 का मान 6200 एंगस्ट्रॉन का आप मान रख दें तो 10⁻⁻10 मीटर। कैपिटल D का मान दे रखा अपने को 1 मीटर बटे स्मॉल d का जो मान दे रखा वो है 2 मिलीमीटर। तो 2 मिली का मतलब 10⁻³ मीटर। तो ये आ जाएगा 3162 बटे 2। देखो 10⁻³ है -3, तो ऊपर जाके +3, 3 ये 2 ये 5 हो जाएंगी, 5 इसमें से कम कर दें तो 10⁻5 बटे 2 है। तो आ जाएगा 31 × 31 गुणा 10⁻5 मीटर। इतनी दूरी पर जो है ये प्रकाश तरंगे पुनः एक बार अध्यारोपित होंगी पहली बार। तो इस तरह से जो है आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। धन्यवाद।